हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में। यानी आप लोगों का एग्ज़ाम ये तो तय हो गया कि सोशल वर्कर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा अगस्त में। जुलाई में डेट आप लोगों की नहीं आई है, तो अगस्त में यानी आपका पूरा जुलाई के जो है मिल गया है तैयारी करने के लिए। हाँ, यदि आप एनटीए यूजीसी नेट के संबंध में आप कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं या कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं या पीवाईक्यू प्राप्त करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को इसके लिए जो फ़ीस रखी है 500 रखी फ़ीस, और 500 में आपको सारे कंटेंट प्लस आपको पीडीएफ और वीडियो सारी चीज़ें दूंगा और 1 महीने की क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मैं बात करूं समाजकारी के, यहाँ पे अगर हम प्रश्न कर रहे हैं समाजकारी में यूनिट नंबर 8 पर, और यूनिट नंबर 8 आपका समाप्त हो चुका है। आज शाम का जो है 20 मिनट की क्लास चलेगी, मानवाधिकार आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 9 पर। मैं यूनिट नंबर 8 से आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं, और ये जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं वो मानवाधिकार से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न ये है कि समाजकार्य के अंतर्गत मानव जीवन का सर्वांगीण विकास किसकी अनुपस्थिति में असंभव है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी अधिकार, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी बंधुता। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा मानव जीवन का सर्वांगीण विकास, और बात करना है हमें समाज कार्य के अंतर्गत में, और वहाँ पर बात हो रही है अनुपस्थिति में असंभव है, तो वह अधिकार है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। मानव अधिकारों की भावना आधारित है, विश्व बंधुत्व पर आधारित है, या भ्रातृत्व पर आधारित है, या समानता पर, या वैमनस्यता पर आधारित है? ये आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सही जवाब होगा विश्व बंधुत्व पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड का पहला करेक्ट माना जाएगा। विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे अगर हम बात करें विश्व में बंधुत्वता पर बल देना, गलत जवाब। विश्व के सभी मनुष्य भाई बहन है, ये बेसिकली विश्व बंधुत्व से एक मीनिंग निकालता है, एक तात्पर्य बनाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। मानवाधिकार शब्द के अंतर्गत कौन कौन अधिकार शामिल हैं? आपके सामने ऑप्शन ए है सिविल अधिकार, और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन अगर हम सी की बात करते हैं आर्थिक अधिकार या आर्थिक सामाजिक अधिकार, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर मानवाधिकार शब्द के अंतर्गत जो शामिल किया गया है इन सभी को शामिल किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मानवाधिकार का विचार संबंधित है। ऑप्शन ए मानव अधिकार से आधारित है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। ऑप्शन बी है मूल अधिकारों से है, ऑप्शन सी है मानव कर्तव्य से है, ऑप्शन डी है मानवीय गरिमा से है। तो मानव अधिकार का जो विचार संबंधित है वो ऑप्शन नंबर डी से है, मानवीय गरिमा से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो डी है यही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। महत्व को देखते हुए मानव व्यवहार को किन अन्य नामों से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। तो देखिए, मैंने अभी आपको सिद्धांत जब पढ़ा रहा था कल क्लास में मानवाधिकार के, तो वहाँ पे मैंने बताया था प्राकृतिक एक अधिकार आता है, आधारभूत अधिकार भी आता है, अंतर्निहित अधिकार भी आता है। सबसे ज़्यादा अहम है लॉक का, तो लॉक है प्राकृतिक अधिकार से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये सभी के सभी शामिल किए गए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मानवीय गरिमा और सम्मान को मान्यता देने हेतु डैश संस्था द्वारा मानवाधिकार संगठन को अंगीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब आपको बताना है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद ये एक संस्था है, न्यायिक परिषद ये भी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा संस्था द्वारा मानवाधिकार संगठन का अंगीकृत किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी आज की क्लास जो 20 मिनट की पड़ी है इसी के अंतर्गत आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ कि कौन कौन सी मानवाधिकार के संबंध में संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें,
किस देश की स्वतंत्रता उद्घोषणा ने अन्य यूरोपीय देशों को मानव अधिकार के संरक्षण के लिए उनकी गतिविधियों या विधियों में प्रावधान शामिल करने को प्रेरित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब अगर हम बात करें, फ्रांस इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से कि स्वतंत्रता उद्घोषणा में और अन्य यूरोपीय देशों को मानव अधिकार के संरक्षण के लिए उसकी विधियों में प्रावधान शामिल को प्रेरित करती है। फ्रांस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ कि मानवाधिकार घोषणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, तो मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे शामिल नहीं है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, राजनैतिक अधिकार। बात यहाँ पे प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की घोषणा में, तो उसको शामिल नहीं किया गया है, राजनीतिक अधिकार को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा वो सी करेक्ट माना जाएगा, बाकी आर्थिक अधिकार है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार भी है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्न में से किसे मूल अधिकारों के विचारों के मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है? 12-15 आप लोगों को भलीभांति तरीके से मालूम होगा कि इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा है जो मानवाधिकार को भी रिप्रेजेंट करता है। मैंने कल इसके बारे में पढ़ाया था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम शब्दों में कौन सा सही स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम बात करें तो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो इसमें कुल टोटल जो है 30 मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, 30 धारा कह लीजिए या अनुच्छेद कह लीजिए शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर जो चौथा है वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है, और जो 5वां है वो अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की बात करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ए और बी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 के बारे में कि मानवाधिकार के संरक्षण हेतु तो स्वीडन में, ध्यान रखेंगे मैंने कल थोड़ा सा बताया भी था, स्वीडन, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह के बारे में। तो मानवाधिकार के संरक्षण हेतु तो स्वीडन में डैश में मानवाधिकार आयोग गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, तो 1809 में यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। अमेरिकी राजनेता एवं विद्वान डैश ने सर्वप्रथम मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया है? तो ये थॉमस पेन ने किया है, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक आपको बारे में पता होगा, जो सिद्धांत है वो जॉन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार के घोषणा पत्र को कब अंगीकृत किया है? क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, तो 10 दिसंबर 1948 का ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हैं डी रूजवेल्ट ने संपूर्ण मानवाधिकार या मानव समाज का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। तो किसको दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, तो वो मानवाधिकार को दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा, याद रखें किसको। मानवतावाद का फायर ब्रिगेड कहा जाता है किसको? मानवतावाद का फायर ब्रिगेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मानवाधिकार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, किसने कहा कि मानवाधिकार घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र ना होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का भी एक अंग माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब चार्ल्स मर्लिक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 वर्ष 1948 में किए गए घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 18, तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए कि कोई भी मनुष्य किसी का दास नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे बात किया गया है कि 1948 में किए गए घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य था, और कोई मनुष्य किसी का स्वामी नहीं है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को भली भांति तरीके से पढ़ाया है, और यानी आप लोगों को इसके बारे में बताया है अच्छे से। तो आप जानते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति का दास नहीं है, ये उसके अंतर्गत बात कही गई है, और कोई मनुष्य किसी का स्वामी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना? तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन यहाँ पे बात कर रहा है सी में कि सभी मनुष्य स्वतंत्रता के बंधन में है। तो उपरयुक्त 18 का जो डी वाला होगा यही करेक्ट जवाब माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। याद रखेंगे, सभी को काम और आराम करने का भी अधिकार है ना? याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, निम्नलिखित में से क्या घोषणा पत्र में कहा गया है? 19 भी हमारे सामने है कि सभी मनुष्य अपने अधिकारों के लिए जन्मजात स्वतंत्र होते हैं, ये बात कही गई है। आपको बताना है
यहाँ पर ये बात सत्य है। हर मनुष्य को जीवन यापन करने की और रक्षा करने का अधिकार है। जीवन यापन करने और रक्षा करने का अधिकार है, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो और बात कर रहा है कि कोई भी मनुष्य किसी का दास नहीं है। नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की पहले बात कर लेते हैं, 18 में ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे काट दीजिए, ए को भी, बी को भी, सी को लगाइए आप। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे जो है 19 का, तो 19 का पहला वाले ऑप्शन को सही करिएगा, बाकी बी को काट दीजिए, सी को काट दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर 18 और 19 के बारे में, 18 और 19 के बारे में मैंने दोबारा से बता दिया है। तो 18 का सी सही है और 19 का ए वाला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित घोषणा पत्र की साम्यता भारतीय संविधान के किन प्रावधानों से? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का न्यायालय जाने का अधिकार, ये बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के अंदर आवास रहने का और जो है अयंत्र यानी आवागमन जाने का भी अधिकार है, सही है। सभी को विदेश जाने और लौटकर अपने देश आने का भी अधिकार है, सही है। उपर्युक्त डी यानी सभी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं 21। मानवाधिकार का सर्वप्रथम विधित अस्तित्व कब आया? 21 का सही जवाब अगर हम बात करें तो सी वाले ऑप्शन को देखिए, 1215 के मैग्ना कार्टा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 22 के बारे में, कह रहा है कि 1215 के मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र में किन प्रावधानों को आज भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब हो जाएगा आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, याचिका का अधिकार भी है, विधि का उचित प्रक्रिया भी है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल को 1946 में संयुक्त राष्ट्र आयोग की मानवाधिकार समिति द्वारा तैयार किया गया था। इसे डैश देशों द्वारा हस्ताक्षर सहित स्वीकार भी किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 58 देशों द्वारा हस्ताक्षर को सहित जो है इसको स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, भारतीय संविधान में मानवाधिकार संबंधित प्रावधान किस भाग में या किस भाग में लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 तो आप सबको अच्छे से मालूम होगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, राज्य केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, अनुच्छेद 15 में। ठीक है, बात करेंगे 27 के बारे में, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16 में ये बात कही गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, तो कह रहा है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रावधान के बारे में 28 के बारे में क्वेश्चन नंबर, तो इसकी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, संरक्षण और गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 22 में यह बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस बुनियादी सिद्धांत के पालन के माध्यम से मानव विकास और सेवा करने की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 30 इसका सही जवाब होगा आपका अगर हम बताएं तो यहाँ पर आप देखिए, प्रत्येक मनुष्य को विशिष्ट मूल्य होता है और जो उस व्यक्ति के नैतिक विचार को सही ठहराता है। यहाँ पर ये गलत जवाब है। प्रत्येक समाज चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, अपने सभी सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करने का कार्य करना चाहिए। सोशल वर्कर का ये बुनियादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता रखता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 30 का, वो सी माना जाएगा आपका यहाँ पे, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्त्री विमर्श का अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आप सबको अगर हम बताएं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ घरेलू हिंसा है, मातृत्व अवकाश है, यौन उत्पीड़न ये आता है, प्रश्न में है नहीं आता है, सद्भावनापूर्ण दाम्पत्य आता नहीं है, ये बेसिकली नहीं है, कपल जैसी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का।
बात करते हैं 32 के बारे में। क्रीचर फेमिनाइन। क्रीचर फेमिनाइन का मतलब होता है नारीवाद को लेकर बात करना। अवधारणा कब विकसित किया गया था? ध्यान रखिएगा 32 का सही जवाब जो हो जाएगा 1970 के दशक में किया गया था। बात करते हैं जातीय समूह एक जनसंख्या की ऐसी इकाई में कहा जाए जो स्वयं को परस्पर एक समान मानती है। जातीय समूह को परिभाषित करते हुए किसने ये बात कही है? क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में तो गार्टन ने कहा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 34 के बारे में। निम्नलिखित में से किन विचारकों ने जातीय पहचान को सार्वभौमिक नहीं माना है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा जो है फ्रेडरिक वार्थ और एरिक वोल्फ। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट माना जाएगा। जातीय पहचान का सार्वभौमिक नहीं माना है इन्होंने, ठीक है, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट। लूथर गुलिक ने माना भी है। पोस्टकार्ड आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना। ये सभी प्रश्न मैं मानवाधिकार से लेकर आया हूँ। यूनिट नंबर 8 के प्रश्न हैं ये सारे के सारे मानवाधिकार के संबंध में। समाज कार्य से रिलेटेड जो बच्चे NTA UGC नेट और मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। यह किसका मत है कि जातीयता के अध्ययन पर अभी तक 2 भिन्न तर्क हावी हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 35 में अगर हम बात करें यहाँ पर आदिमवाद और करणवाद, अगर हम बात करें रचनावाद और तात्विकवाद, ये सभी के सभी शामिल किए गए। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ए और बी को लेकर, जहाँ पे जातीयता का अध्ययन बताया गया 2 भिन्न तर्क हावी पर, तो यही है आदिमवाद और रचनावाद भी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। स्वायत्तता व्यक्तिगत जनता के राजनीतिक अधिकारों की घोषणा या अधिकारों की धारणा पर आधारित होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 36 का तो आप ध्यान रखिएगा हैबरमास और ब्रूसबेरी का है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। जातीयता संवेदनशील अभ्यास प्रायः होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने है, तो आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा बहुजातीय राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे अगर हम लोग, 38 हमारे सामने है कि प्रत्येक बड़े वंचित समूहों की रूपरेखा तैयार करना और एक ऐतिहासिक अवलोकन का स्वरूप देने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो डोपर द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे सम्मिलित करना है मानवाधिकार मान्यता वर्ष कौन सा वर्ष और साथ में कौन से देश में आया है? क्वेश्चन नंबर 39 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे काफ़ी फैक्ट भी आप लोगों को याद हो जाएंगे, जिसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 39 ठीक है। तो मैंने अभी आपको स्वीडन में अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं स्वीडन का सही जवाब क्या होना चाहिए 39 का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18-12 आ जाएगा। स्पेन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो आपका 18-13 आ जाएगा। और बेल्जियम की बात अगर हम करेंगे तो 18-49 आ जाएगा। डेनमार्क की बात करेंगे तो 18-9 आ जाएगा, 1809 आ जाएगा। तो ये बेसिकली मानवाधिकार के कुछ इतिहास को या आप ये कह लीजिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को मानवाधिकार के अंतर्गत जो है चर्चा पर चर्चा आप सबसे कही जा रही है, की जा रही है। इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। 1809 में स्वीडन को, एक मिनट यहाँ पे हम लोगों ने गलत शायद मैच कर दिया है। 1809 में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है? स्वीडन आता है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद जो है 1812 का स्पेन का, 1812 स्पेन हो जाएगा और स्पेन हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेल्जियम है, बेल्जियम 1849 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। और डेनमार्क की अगर हम बात करें तो 1850 हो जाएगा, डेनमार्क 1850 हो जाएगा। डेनमार्क का हो जाता है 1850 में प्रसा होगा, ठीक है, 1849 डेनमार्क होगा। 1800 एक मिनट में लिख देता हूँ। स्वीडन का 1809 कर लीजिए। स्पेन की अगर हम बात करते हैं 1812 कर लीजिए। बेल्जियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप 1813 कर लीजिए। और अगर हम बात करते हैं डेनमार्क का तो डेनमार्क आप 1849 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैच करिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर A B C D तो 1849 A के अंतर्गत 4 आ जाएगा। B स्पेन है और स्पेन के अंतर्गत हमने कहा 1812 आपका पहला वाला आ जाएगा। उसके बाद बेल्जियम आता है, बेल्जियम 1813 है, तो यानी 1813 जो है आपका सेकंड वाला मैच हो जाएगा। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे D बचा, जहाँ पे आपका 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा।
याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। 40 की बात करेंगे, मानवाधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप लोग। पिछले 2 दशकों में हमारे देश में मानवाधिकार की शब्दावली काफ़ी प्रभावित हुई है। क्या ये बात सही लग रही है 40 का? तो आप लोग यहाँ पे सही जवाब दीजिएगा कि पिछले 2 दशकों में हमारे देश में मानवाधिकार की शब्दावली काफ़ी प्रभावित। गलत जवाब, पिछले 2 दशकों में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है हमारे देशों के बारे में, ठीक है। तो 40 का अगर आप लोग यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये गलत जवाब देगा। इसे इंग्लैंड में मेंस पावर के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है आपका भाई। और अमेरिका का इसको बिल राइट्स के नाम से जाना, अमेरिका में इसको बिल राइट्स के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इसे बिल राइट्स के नाम से जाना जाता है। मैंने आप लोगों को शायद इसके बारे में बताया भी है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। बिल राइट्स के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपका सही जवाब है। वर्जीनिया में बिल राइट्स के नाम से जाना था, अमेरिका में नहीं जाना जाता, वर्जीनिया में जाना जाता है। अमेरिका गलत हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए, मैंने कल लिखवाया था आप लोगों को, वर्जीनिया में जाना जाता है, अमेरिका में ही गलत हो गया ये। फ्रांस में मानवाधिकार का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, ये बात सही है। तो यहाँ पे 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो केवल बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। तो इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल हैं आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कौन से अधिकार मानवाधिकार हैं? कौन से अधिकार मानवाधिकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा वे अधिकार जिन्हें प्राकृतिक और मनुष्य के द्वारा प्रदान किए गए हैं, वही अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत सरल प्रश्न था, इजी भी था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तृतीय पीढ़ी मानवाधिकार सामूहिक अधिकार हैं, जैसे विकास तथा आत्म निर्णय का अधिकार को बताता है। तो यहाँ पर सेकंड की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट सत्य भी है, ठीक है। और सामुदायिक विकास के लिए मानवाधिकार आधारित संरचना आवश्यक है, तभी यह सफल भी हुआ है। और यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ तो ये जो व्याख्या कर रहा है सामुदायिक विकास के परिप्रेक्ष्य में तीसरी पीढ़ी है, तो इसकी व्याख्या हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आप ए को लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होता है? क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका सही उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र होते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, समाज कार्य एक मानव सेवा का व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है और ये बात सही है। और फिर उसके बाद कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता मानवीय समस्याओं से निपटने के लिए ज्ञान, निपुणता और कौशल को अर्जित करता है, तभी तो ये ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें पहला करेक्ट रहेगा। यहाँ पे बहुत सरल प्रश्न था, ए आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मानव होने के नाते हर मानव में मानवाधिकार अंतर्निहित होता है, ये बात तो सत्य भी है। मानवाधिकार जो है नैसर्गिक होता है, मानवाधिकार नैसर्गिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर मैं बात करूँ, और यही तो रीज़न है कि मानव होने के नाते मानव का अधिकार बता रहा है जो नैसर्गिक की बात करता है। ऑप्शन नंबर आपका अगेन पहला वाला सही हो जाएगा, ए आर सही है, आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों के सामने मानवाधिकार के बारे में। और भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के जो है हम देखेंगे शाम को, या तो इस प्रश्नों को हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग अधिक जानकारी चाहते हैं NTA UGC नेट समाज कार्य के संबंध में, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप किसी भी टॉपिक या किसी भी यूनिट की अगर आप PDF चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग शाम को यूनिट नंबर 9 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप लोग जो है पढ़ते रहिए, एंजॉय भी करते रहिए साथ ही साथ। और जितने मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बनवाया है उन सभी नोट्स को एक बार आप ज़रूर देखें अवश्य, ठीक है। क्योंकि इस समय आपका जो साथी है वो नोट्स ही है जो मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से लेकर 8 तक लिखवा चुका हूँ। वही नोट्स आपके अब काम आने वाले हैं, इसलिए आप उसका रिवीजन करना शुरू कर दें फटाफट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो और मुझसे संपर्क भी कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल के माध्यम से भी।